बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम चैनल उर्दू के प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक के साथ सब मेहमानों की खिदमत में आपका मेज़बान राजा ज़ीशान आपको सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर एक हफ़्ते की हम बात करते हैं तो बरतानिया में एक सेकंड के हिसाब से जिस तरह से डेवलपमेंट होती हैं तो इतनी सारी खबरें हो जाती हैं कि जब मैं ये प्रोग्राम करने आता हूँ तो लगभग यकीन जानिए कि ये 7 दिनों की जो अपडेट है वो मेरा ये टारगेट होता है कि उसका एक निचोड़ जो है वो आप तक पहुँचाएं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी अपडेट है वो तो यही आ रही है कि कल जो बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब जो बरतानिया में हुआ है उसमें एक बहुत सरप्राइज़ देखने को मिला है। सरप्राइज़ इन टर्म्स ऑफ के जो मौजूदा हुकूमत है कंजर्वेटिव है उसको बहुत बुरे तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और ये वो दो जो हल्के थे उनमें कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो 2019 के इलेक्शन में उसने कामयाबी हासिल की थी। वजूहात क्या थी, किन वजूहात की बिना पे उनके जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, वो कुछ ऐसी हैं कि शायद मैं इतना फ्रीली आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे जो नाज़रीन हैं कुछ ऐसी वजूहात वो ज़रूर थी कि जिसके तहत उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा कि अगर आप कुछ नाजिबा किस्म की हरकत व सकनात में मुलविस होंगे तो यकीनन फिर कानून तो हरकत में आता है। और जिस मुल्क में हम बैठे हैं यहाँ पे तो वैसे भी रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं और ये इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। अगर हम बात करते हैं बाई इलेक्शंस की तो इसमें एक जो बाई इलेक्शन है जिसमें लेबर पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, ये वो सीट थी कि जिसमें 2019 में कंजर्वेटिव ने ये सीट छीन ली थी। बरतानिया के जो 2019 के इलेक्शंस थे, आम इंतखाबात हुए थे, उसमें कंजर्वेटिव ने लेबर पार्टी से ये नशिस्त छीनी थी 2019 के इंतखाबात में। और ये वो एक माहौल बन चुका हुआ था 2019 के जिसमें बोरिस जॉनसन जिन्होंने एक ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया था कि ठीक है अगर मुझ पर बात की जाती है कि मैं एक इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हूँ तो मैं दोबारा इलेक्शन करवाऊंगा, और 2/3 की अक्सरियत से वो दोबारा कामयाब होकर सामने आए और एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ बहरहाल उनकी जमात जो है वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही थी। अब ये सूरत हाल का जो दूसरा बाई इलेक्शन था उसमें 24,000 वोटों की लीड थी जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट ने, उम्मीदवार ने हासिल की थी ये कामयाबी लास्ट टाइम। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल मुख्तलिफ रहे और ये भी सीट उनके हाथों से निकलती हुई नजर आई, क्योंकि ये सीट जो है वो एक ऐसी सीट थी जो कि सेफेस्ट सीट जिसको कहा जाता है, और ये सीट रही इस बार लिब डैम के नाम। तो सियासी मंजरनामा बहुत तब्दील हो रहा है और बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। लेकिन बोरिस जॉनसन जो है वो अपनी बिल्कुल जगह पर, वो कहते हैं ना, टस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझसे इस्तीफे की कोई बात ना करे क्योंकि रूल के तहत मैंने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसका मुकाबला किया। गो के 41% जो उसमें वोट्स हैं उनके खिलाफ भी गए। जो हम सब जानते हैं कि ये 211 और 148 का एक रेशो रहा था जिसमें उनको कामयाबी हुई। बहरहाल रूल के तहत 1 साल तक उनके खिलाफ अब कोई इस हवाले से जो करारदाद है वो सामने नहीं लाई जा सकती है। अब बहुत सारे जो सियासी पंडित हैं वो ये कहते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी एक बहुत क्राइसिस में जा चुकी है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह एक और जो सामने आई है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने ये 2 बाई इलेक्शन जिसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, उन्होंने सीधा इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बोरिस जॉनसन साहब अगर आप इसको संभाल सकते हैं, अगर आप इस ह्यूमिलिएशन का सामना कर सकते हैं तो कीजिए, मेरे में ये हिम्मत नहीं है। अब देखना यह है कि बोरिस जॉनसन कब तक इस मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं, कब तक, जो 2024 में वाला इलेक्शंस होने जाने हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उससे पहले भी ये मुतवक्को है कि इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं है। और जो हालात बने हैं, बोरिस जॉनसन भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जिस तरह से हमने देखा है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में इजाफा हुआ है और बाकी भी बहुत सारे जो दीगर मसाइल हैं उनमें इजाफा हुआ है, वो ये कहते हैं कि ये हमारा जमहूरी हक है और जमहूरियत की बुनियाद पर ये मुल्क बना है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी बरतानवी पार्लियामान को कहा जाता है। और वो कहते हैं कि जब हम रूल को फॉलो करते हैं तो क्या ज़रूरत है कि उससे पहले इस्तीफ़े दिए जाएँ। अब ये तो आने वाले इंतखाबात में ही पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। आज के इस खास प्रोग्राम को भी हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे और कुछ काउंसिल की सतह पर भी जो मुख्तलिफ मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ता है उस हवाले से बात करेंगे। जो काउंसिलर्स मुख्तलिफ पोजीशंस पर होते हैं उनमें से जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं उस हवाले से बात करेंगे। और इस हवाले से मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त से मेहमान हमारे मौजूद होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करने जा रहे हैं आज के आखिर बरतानिया में इस बढ़ते हुए नाइफ क्राइम जिसको चाकू का वार कहा जाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और क्या
जो मार्शल आर्ट्स है वो इसमें किस हद तक कारगर साबित हो सकता है कि नाइफ क्राइम को उससे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिफेंस सीखते हैं तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, क्या जो चाकू वार के जो हमले हैं इसको कम करने में कोई मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस सब के लिए बहुत जरूरी है कि आपने मेरे साथ, हमारे साथ, इस प्रोग्राम के साथ रहना है, जुड़े रहना है। बिल्कुल, मैं जानता हूं कि आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजी का दौर है, 1 घंटा संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यकीन जानिए मैं भी आपको मायूस नहीं करूंगा। और ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है इसमें इतना कुछ है कि आपके लिए आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, आप ही के लिए और हमारे लिए भी ऑफ कोर्स। तो इस ख़ास ताल्लुक़ को जो रवां दवां रखते हुए इस ख़ास प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के पहले मेहमान को अपने इस ख़ास प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आप काउंसलर हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, ठरक काउंसिल का जो वेस्ट वार्ड है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, द वन एंड ओनली काउंसलर कैसर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम काउंसलर कैसर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो राज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लाम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं ठरक काउंसिलर जो लंदन की एक नवाही बारो है वहाँ से काउंसलर हूँ और मेरे वार्ड का नाम है वेस्ट ठरक साउथ स्लीफर्ड। ये लेक साइड एक बड़ा मशहूर यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है, तो ये वाला मेरा एरिया है। तो ये जहाँ से मैं कैबिनेट मेंबर फॉर कम्युनिटी और इक्वालिटीज भी हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू आर द कैबिनेट मेंबर फॉर कम्युनिटीज और इक्वालिटीज। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कैसर के इस हवाले से। यकीनन सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद के जो जिम्मेदारी आपको दी गई है। मैं पर्सनली, चूँकि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ आपके पोटेंशियल से, हमें यकीनन सबको जानते हैं कि आपकी बहुत खिदमात रही हैं थ्रू आउट। इस सारे सिनेरियो को अगर हम देखते हैं, सबसे पहले आगाज़ करते हैं कुछ नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के ऊपर और फिर आएंगे हम लोकल सतह के ऊपर। ये हो क्या रहा है, आपकी जो जमात है वो इस वक्त बुखलाहट का शिकार क्यों है? 24 हज़ार जो वहाँ पर पहले वोट जो लीड रही थी वहां पर भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, इसकी क्या वजह है कैसर? ये हो क्या रहा है? बोरिस जॉनसन तो इस्तीफा नहीं देना चाह रहे। देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज चल रहे होते हैं और ये मुसलसल चल रहे होते हैं। जैसे आपको पता है कि लेबर पार्टी के खुद से कितने उनके जो लीडर है, बाकी जो लोग हैं, उन्होंने इवन वो चीजें डिक्लेयर नहीं की थी। तो ये पार्टीज के अंदर मुख्तलिफ चीजें होती हैं, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि उन्होंने बहुत ज्यादा किसी ज़ाहिर है वहाँ पे इश्यूज हुए हैं, जैसे जिस तरह के लेबर पार्टी के अंदर इश्यूज आते हैं, तो उस तरीके से नहीं होती। और स्पेशली जब आप लोग काम कर रहे होते हैं, चीज़ों को डिलीवर कर रहे होते हैं, अगर तो आप चीज़ों को एक रोबोटिक तरीके से लेकर चल रहे होते हैं एक सर्टेन पैटर्न के ऊपर, तो फिर ज़ाहिर उसके अंदर हलचल नहीं होती। लेकिन जब आप इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं, जब आप कोविड का जो एक इतना मैसिव क्राइसिस था उसके अंदर से अपनी कौम को गुजारते हैं, जब ये जो यूक्रेन और रशिया की वार है इसके अंदर आपको पता है कितने ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके अंदर से आपने अपनी कौम को लेके जाना होता है, तो ज़ाहिर है ये मुश्किल डिसीजंस होते हैं। और क्रिटिसाइज करना हर चीज को काफी आसान होता है, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं, और स्पेशली आपको पता है कि कोविड एक ऐसी चीज थी जिसका किसी को पता नहीं था, किसी ने उसको एंटिसिपेट नहीं किया था, कुछ पता ही नहीं था कि इसका होगा क्या। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने आम लोगों का ख्याल रखा, आम लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई। एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखें तो किस तरीके से बढ़ी है, तो बिल्कुल भी ये बुखलाहट का शिकार नहीं है। जब मसाइल होते हैं कैसर, तो नाकदीन कहते हैं हुकूमत ने नाक में दम करके रख दिया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करते हैं, ग्रांट्स दी जाती हैं फिर वापस ले ली जाती हैं, ये तो इंसाफ नहीं है। नाकदीन ये कहते हैं कि अगर 650 पाउंड जो कि इस महीने दिए जाने हैं वो एक सोल्यूशन नहीं है। अगर आप वन टाइम एक ग्रांट दे देते हैं, अब ठीक है, फरलॉक दिया गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो मुख्तलिफ स्कीम्स थी वो यूटिलाइज की गई, लोगों से कहा गया कि आप सिर्फ घर बैठ के जान बचाएं, पैसा हम आपको देते हैं, 80% आपकी जो सैलरी है वो हम पे करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एक सारे इकोनॉमिक डिजास्टर में जिस बुरे अंदाज के साथ जो एक मैं कहूंगा कि एक्सपोज हुई है हुकूमत, इसमें आप समझते हैं कि वजीर आजम की अपनी शख्सियत जो है ये जिम्मेदारी उन पर बनती है? काउंसलर कैसर अब्बास, ये देखें, आपका एक अपना नुक्ता नजर हो सकता है, लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर राइज है या बाकी सारे इश्यूज हैं, ये कोई लोकल इश्यूज नहीं है, ये ग्लोबली चीजें अफेक्ट हुई हैं। और आप याद रखें कि जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो देयर आर ऑलवेज टू फैक्टर्स, एक होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आपकी काफी, अगर आप उसके अंदर फेल हो तो फिर ऑब्वियसली ब्लेम विल गोज ऑन टू यू। लेकिन यहाँ पे आप देखें, कोविड का क्राइसिस था, सप्लाई एंड डिमांड का जो चेन है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ गई। फिर कोविड के बाद जैसे इकोनॉमी ने रिवाइव किया उस टाइम इशू आए। फिर आपको पता है कि यहाँ पे जो यूक्रेन और रशिया की वार है, जितना उसने अफेक्ट किया है, तो ये सिर्फ यूके के अंदर नहीं, ये पूरी दुनिया अक्रॉस द ग्लोब इस चीजों ने अफेक्ट किया है। वो वेदर दोज आर ऑयल प्राइसेस, वेदर दोज आर जो आपकी नॉर्मल रोजमर्रा की अशिया है उनके अंदर जो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं,
तो ये पूरी दुनिया में हो, लेकिन जो इंटरनली गवर्नमेंट कर सकती है वो आपने बिल्कुल सही मेंशन किया है कि 650 पर पाउंड जो है ना वो पर हाउस होल्ड देना कोई ये कोई आम बात नहीं है, ये आम लोगों को रिलीफ मिल रहा है। और सिर्फ ये नहीं है, ये मुख्तलिफ जो बेनिफिट्स के ऊपर है, डिसेबिलिटी के ऊपर है, पेंशन हैं, उन सारे लोगों को अगर आप मिला के देखें तो जो एलिजिबल लोग हैं उनको अराउंड 14 to 1600 पाउंड पर हाउस होल्ड मिल रहा है या मिलेगा अभी आने वाले दिनों के अंदर। ना सारे लोगों को, लेकिन जो सिलेक्टेड उस टीयर के अंदर लोग आ रहे हैं। कैसर तो ये लेकिन 2008 गवर्नमेंट के अपनी सतह के डिजास्टर ऊपर को जो कर कैसर सकती 2008 के डिजास्टर को कवर करने में 10 साल का अरसा लगा था जो कि बैंक्स का था। आप वो समझते हैं कि लेकिन अब लेबर ये पार्टी के पास कोई क्राइसिस पॉलिसी नहीं तो ज़ाहिर है उनका तो डिजास्टर होना ही था, लेकिन कंजर्वेटिव लेकिन अब आप समझते हैं कि ये क्राइसिस जो है कि जिसमें 2 साल तक मुल्क बिल्कुल बंद रहा है, हुकूमत पर बहुत बोझ भी पड़ा है, इकोनॉमी की जो सारी सिचुएशन है वो हमारे सामने, तो आप क्या समझते हैं आपके अपने मुशाहिदे में कितना अरसा लगेगा हमें एक जो न्यू नॉर्मल की तो हम बात करते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक न्यू नॉर्मल वो है कि जब आप इकोनॉमी को उस जगह पर लाकर सेट करेंगे जहां पहले थी, जहां आपने कीमतें बढ़ा दी हैं, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो बुनियादी हकूक़ की हम बात अगर करते हैं कैसे आवाम की रीच से वो चीज़ें फिसल रही हैं, तो ये किस तरह से मुमकिन है कि एक ऐसे मुल्क में कि जिसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, जहाँ के जैसे आपने जिक्र किया कि बेनिफिट सिस्टम को मजीद स्ट्रॉन्ग किया गया है, लेकिन नाकदीन फिर ये भी बात करते हैं कि यूनिवर्सल क्रेडिट की कुछ कीमतों में भी कुछ कमी जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से की गई। एक तरफ हुकूमत यह कहती है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो जो एक गरीब आदमी है जो कि इतनी इस्तेदाद नहीं रखता है उसका ही आप 20 पाउंड पर वीक कट करेंगे, तो लोग बात तो करेंगे, नाकदीन बात तो करेंगे कैसर। देखें उसके अंदर मुख्तलिफ बैंड्स हैं, फिर लोगों को पर्सनली आपको पता है जैसे 150 पाउंड जो कैटेगरी ए और डी के अंदर बैंड्स थे काउंसिल के, आपको पता है उन घरों के अंदर उनको 150 पाउंड जो नॉन रिफंडेबल रिबेट्स है, यानी लोगों को वापस नहीं करने पड़ेंगे। फिर आपको पता है जिस तरीके से फरलो स्कीम आई, जिस तरीके से लोगों को लोन्स मिले, जिस तरह बिजनेस की ग्रांट्स मिली, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। किसी गवर्नमेंट ने इतने बड़े स्केल के ऊपर जो माली पैकेज है उसका कभी अनाउंस नहीं किया। और दूसरा ये है कि प्रैक्टिकली हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रहते हैं, हमारी हुकूमत भी कोई परफेक्ट नहीं है। जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, इतने बड़े क्राइसिस से आप गुजरते हैं, तो उसके अंदर चीजें परफेक्ट नहीं होती, उसमें बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश है और होनी भी चाहिए और क्रिटिसाइज भी करना चाहिए जहां पे लोगों को समझे कि ये सही नहीं है। तो बीइंग अ डेमोक्रेटिक पर्सन मैं उन चीजों को एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन ये देखें कि फौरन इन चीजों का अगर आप कहें कि ये पॉइंट 1 के ऊपर जहां से स्टार्ट हुई थी वो बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि देयर आर 2 फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर है जैसे वॉर का है, सप्लाई का इशू है, आपको पता है उससे कितने लोग अफेक्ट हुए हैं। तो ये सारी जितनी देर तक रूटीन में नहीं आएगी उतनी देर तक ज़ाहिर है चीजों को काबू करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन लोग, गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं, लेकिन कैसे देखिए आपकी जमात में इस वक्त 2 धड़े हैं, आपकी जमात में कैसे 2 धड़े हैं, यह बात साबित हो चुकी है। एक धड़ा जो है वो वजीर आजम के साथ है, एक वजीर आजम के खिलाफ है। 41% आपके जो मेंबर पार्लियामेंट हैं 148 जिनकी तादाद है वो आपके वजीर आजम के खिलाफ हैं। तो एक मतलब जमात में जब एक शख्सियत ऑलरेडी के जिन पर सवाल जो है वो उठा दिया गया है जो कि कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, तो आप भी समझते हैं बोरिस जॉनसन को, आपकी जमात के जो लीडर हैं वजीर आजम हैं, उनको कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए मैं तो उनको डिफेंड कर नहीं रहा। देखें यही हमारी पार्टी का हुस्न है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। अगर कोई उनसे इख्तलाफ करता है तो यहाँ पे ओपन फोरम है उनके लिए, आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और यही मैं समझता हूँ कंजर्वेटिव पार्टी का हुस्न है, यही जमहूरियत का हुस्न है कि हम कोई किसी और पार्टी की तरह लगे बंदे नहीं है कि लेकिन ये किसी एक जमात की बात नहीं है, ये तो तमाम जमातों में जमहूरी निजाम की कैसे अगर हम बात करते हैं, ये बात लेबर पार्टी में भी है, ये कंजर्वेटिव में भी है, लिबडम में भी है। लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी का एक एहसास होता है और जो टॉप लीडरशिप है उसको हमेशा अपनी इस जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए। और जो कि चेयरमैन ने कल इस्तीफा दिया है कंजर्वेटिव पार्टी का, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है वजीर आजम के लिए कि अगर ठीक तरीके से कहीं पर मामलात नहीं चल पा रहे हैं तो उसका एक सोल्यूशन होता है कि आप एटलीस्ट एडमिट तो करते हैं उनकी कोई शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बीइंग एज ए प्राइम मिनिस्टर, बीइंग एज ए लीडर ऑफ द पार्टी, ही शुड हैव बेसिकली टेकन द रिस्पांसिबिलिटी। चलिए ये तो थी कुछ नेशनल लेवल की हवाले से गुफ्तगू, बात करते हैं कुछ लोकल लेवल के ऊपर आते हैं। आप चूंकि कैबिनेट मेंबर भी हैं कम्युनिटीज और इक्वालिटीज के, इस हवाले से अब आपका लाएअमल क्या होगा कैसर, क्योंकि आपने बहुत सर्व किया है अपनी लोकल कम्युनिटी के ऊपर वहां पर। अब जो ठहर काउंसिल में जो कि ऑलरेडी एक
जो हुकूमती जमात के पास है, यानी आपकी कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो वहाँ पर बिल्कुल डोमिनेट करती है, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी क्या होगी आने वाले वक्तों में वहाँ पे? काउंसलर कैसर अब्बास, मई के अंदर अपॉइंट हुआ हूँ एज ए कैबिनेट मेंबर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायद पहला एसिक्स के अंदर 13-14 काउंसिल्स हैं जिनमें से मैं पहला मुसलमान हूँ जो इसको कैबिनेट पोजीशन कोई मिली है। तो अभी दिस इज अ ह्यूज ऑनर, और उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन मैंने जैसे ही टेक ऑन ये अपनी पोजीशन को लिया, मैं आज लिटरली मैंने काउंसिल को ओपन कर दिया फॉर द पब्लिक। मैंने कहा कि ये आपकी गवर्नमेंट है, ये लोगों की गवर्नमेंट है, तो हमने उसके दरवाजे खोल दिए लिटरली। आज उसके लिए मैंने कम्युनिटी के जितने ग्रुप्स हैं उनको इनवाइट किया है। आप, मैंने कहा कि आप हमसे बात करें, आप बताएं आपके क्या इश्यूज हैं, हम आपको बताएंगे हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट है, ये काउंसिल लोगों की है। तो मैंने आज उसके दरवाजे यहाँ पे लोगों के लिए खोल दिए हैं। और दूसरा ये है कि जैसे कि आपको तो पता है, लेकिन मैं दूसरे नाजरीन के लिए बता दूं कि आपको पता है जब पिछली मेरा पहला टर्म था उसके अंदर हमने मुसलमानों के लिए जो है ना वो यहाँ पे पहली सेमेट्री अप्रूव करवा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे लाइक 5 वीक्स होने वाले हैं, 4 वीक्स भी नहीं हुए तकरीबन। तो हमने जो यहाँ पे गोरखा नेपलीज कम्युनिटीज है उनके लिए हमने फर्स्ट सेमेट्री जो है वो मैंने अप्रूव करवा दिया है, और उसकी जो ब्लेसिंग सेरेमनी है दैट वुड बी ऑन 22 ऑफ जुलाई। उसके अलावा यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लिए कोई टेंपल नहीं था, तो उनके लिए मैंने प्रेयर सर्विस अरेंज कर दिया जो 10 ऑफ जुलाई को पहले शुरू होगी। मुसलमानों की एक मस्जिद थी वो वही चली आ रही थी, उसके एक्सटेंशन प्लान्स अप्रूव्ड हो गए हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हमने फैसिलिटेट किया है। आज मेरी 6 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मुलाकातें थी, सुबह से लेकर मेरे ऑफिसर्स वहां पे मौजूद थे हमारी काउंसिल की बिल्डिंग के अंदर। तो मैंने उनको कहा कि आए देखें हमारी जो गवर्नमेंट है, हम ओपन है, हम आपकी सजेशंस को लेने के लिए, हम कोई दरमियान में बैरियर नहीं रखना चाहते। तो जितनी देर तक मैं इस पोस्ट के अंदर रहूंगा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि किस तरीके से, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये जो अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स हैं जो 4 वीक्स के अंदर अंदर हमने ले लिए। नेपलीज कम्युनिटी की जो डिमांड थी उनको हमने पूरा किया, हिंदू कम्युनिटी की जो डिमांड थी उनको हमने पूरा किया, मुसलमान कम्युनिटी की जो डिमांड थी उनको हमने पूरा किया। बल्कि इस तरह की जो शख्सियात थी जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किए थे उनको मेरे पोर्टफोलियो ने, हमारी जो कैबिनेट है, हमने उनको सारों को रिकग्निशन सर्टिफिकेट दिए हैं। हमने कहा कि आपकी सर्विसेज इतनी ज्यादा, हमने उनको चलिए ये तो आपका पोर्टफोलियो है, बिल्कुल ये तो आपका पोर्टफोलियो है, लेकिन कैसे हमारे नाजरीन को बताइएगा कि जनरली जैसे कि काउंसिल के इलेक्शंस के बाद मुख्तलिफ जो पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, कैबिनेट मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, और क्या ये ओहदा जो है इसकी जो इक्विवेलेंट है, क्या ये जैसे हम पाकिस्तान की अगर लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो ये MPA के इक्विवेलेंट होता है? ये आपको तो पता है यहाँ पे ये जो लोकल सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, लोकल गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट का अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जैसे सरक का एक अपना है, बाकिंग एंड डेगनम का थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, न्यू हैम में बिल्कुल डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर है, उसका बिल्कुल अपना है। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि जितनी भी काउंसिल्स है कितनी इंडिपेंडेंट है, इवन दे हैव देयर ओन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो हमारी जो है ये लीडर लेड एक काउंसिल है। तो हर काउंसिल में, जैसे आप कह सकते हैं पंजाब असेंबली की अगर आपको मैं एग्जांपल दूं पाकिस्तान की, तो जैसे वहां पे चीफ मिनिस्टर होता है, ऐसे हमारी काउंसिल में लीडर है। जैसे वहां पे जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होते हैं, सूबाई वज़रा, इस तरीके से हमारे यहाँ पे कैबिनेट होती है। हमारे यहाँ पे 7-8 लोगों की है, जैसे जिसमें हाउसिंग है, एजुकेशन है, मेरी कम्युनिटीज की है, इस तरह ट्रांसपोर्ट की है, इस तरीके से मुख्तलिफ वजारतें आप उनको कह सकते हैं सादे लफ्जों में। तो वो वजीर के पूरे इख्तियारात हैं, जिसके अंदर जो उनके ऊपर बजट होता है, आपको पता है यहाँ पे मिलियंस में, फिर उसके इख्तियारात काफी ज्यादा होते हैं। आपके साथ पूरी टीम है, ऑफिसर्स की, डायरेक्टर्स हैं, जैसे वहाँ पे सेक्रेटरीज होते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो यानी काफी एक ये पावरफुल पोजीशन है, और इसके अंदर वो चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो काफी ज्यादा वो पॉजिटिव चीजें आप काउंसिल के अंदर चेंज कर सकते हैं। दिस इज वेरी की एंड इन्फ्लुएंशियल पोजीशन इन अ काउंसिल। क्या सर, कंजर्वेटिव पार्टी पर एक बहुत बड़ी तनकीद ये की जाती है कि जब बेम कम्युनिटी या अक़लियतें जिनको कहा जाता है उनके हकूक़ की बात की जाए तो वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी ने कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया, बहुत स्ट्रिक्ट इनकी पॉलिसी रही है। पिछले 12 साल की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ इमिग्रेशन रूल्स की अगर हम बात करें 70,000 के करीब अमेंडमेंट्स की गई। अब जो कि गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है वक्त के साथ साथ के, जिसमें हमने देखा है कि ब्रेग्जिट की भी बहुत सारी प्रोविजंस जो है वो सामने आई हैं। आप भी बतौर वकील समझते हैं कि जिस तरह से इमिग्रेशन एक्ट 1971 के तहत अब उनको भी डील किया जाता है जिनका ताल्लुक यूरोप से हो। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आप किस तरह से देखते हैं कि आपकी जमात की पॉलिसी टूवर्ड्स द बेम कम्युनिटी, आप इससे मुतमिन है जाती तौर पर?
मैं आपको मजे की बात ये बताऊं कि मैं आपको शायद पता नहीं हो, मैं इलेक्शन से 1 महीना पहले मैं लेबर पार्टी में था, काफी वहां देखिए पे देखिए कैसे नहीं आवाज कैसे देखिए देखिए मैं उस तरफ नहीं आना चाह रहा था, अब आप लेकर आ रहे हैं क्योंकि मेरा आपका सियासी इख्तलाफ हो सकता है, मैं उस पर बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा नहीं, कि वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपका ये मैं आपको एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस दोनों बता रहा जगह हूँ से कि हुआ है, आप जी उसकी जी रोशनी में चले क्या कहना चाहेंगे? फिर जाहिर है जी, मुझे फिर उस वो हवाले से असल डिफेंड भी में करना आपको होगा पता बहुत है कि सारी वहां चीजों पे को। हालात इस तरह के थे, हमारे सिर्फ मैंने नहीं और कितने बैम कम्युनिटी का एक और काउंसलर्स हैं, काफी सीनियर मेंबर्स थे, उन सारों ने वहां से रिजाइन करके कंजर्वेटिव पार्टी को ज्वाइन किया। उसकी वजह ये है कि एक हमारा स्टीरियोटाइप एक कंसेप्ट है कि लेबर शायद प्रो बैम कम्युनिटीज है, लेकिन अगर आप इंटरनली जो काउंसलर्स हैं लेबर के अंदर, अभी आपने देखा है कितने सैकड़ों के हिसाब से बैम कम्युनिटी के काउंसलर्स को लेबर पार्टी ने डी सिलेक्ट किया है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी में कभी आप इस तरीके से इतने बड़े स्केल तारीख के में ऊपर सबसे ज्यादा काउंसलर इस बार लेबर पार्टी के हैं, अगर मैं इन इलेक्शंस की नहीं नहीं बात करता वो है हूं, बेम टोटल, कम्युनिटी वो को टोटल रिप्रेजेंट करते हैं काउंसलर्स जिनकी हैं, तादाद बहुत लेकिन ज्यादा है, तो हम ये मैं नहीं कह सकते। इंटरनल नहीं नहीं, मैं इंटरनल डी सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जी जहां पे जो सिटिंग एग्जिस्टिंग बैम कम्युनिटी के काउंसलर्स थे जो री इलेक्ट नहीं, जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया एज ए काउंसलर, ओवरऑल हम की बात नहीं कर रहे, हम इंटरनल पार्टी की बात कर रहे हैं। ऐसे इस तरीके से आप कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर कभी भी नहीं देखेंगे। अगर आप नेशनल पार्टी के अंदर आप देखें, तो अगर आप कंजर्वेटिव पार्टी का जो फ्रंट बेंच है उसके अंदर आप देखें, तो आपको एक जो बड़ी मेजॉरिटी है वो कैसे, लेकिन आपको नाकदीन ये कहते हैं कि ये लेबर आपको पार्टी ही लग रहा है है कि कि जिसने एक लेबर मयार के को अंदर सेट आपको किया ऐसे था, नहीं नजर आएगा। जहाँ अभी जिसमें चीजें यहाँ पे अकलियतों को बहुत ज्यादा नुमाइंदगी दी चेंज गई। हो गई। सबसे ज्यादा जो अकलियती मेंबर पार्लियामेंट हैं वो हमें लेबर पार्टी की जानिब से दिखाई देते हैं, सबसे ज्यादा काउंसलर्स जो हैं उनका ताल्लुक अकलियतों से है। तो इस सारे सिनेरियो के अदाद शुमार जो हैं जो आप बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। लेकिन मैं सवाल की तरफ वापस आता हूं कि एक जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि आपकी जमात की पॉलिसीज इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, आपकी जमात की पॉलिसी जो है वो अकलियतों को एक्सेप्ट नहीं करते। गो कि उन्होंने प्रीति पटेल और हमारी रोशान सोनी पार्टी को की सामने रख तो दिया है, लेकिन उनको बिल्कुल वो ये नाकदीन कहते हैं कि पपिट्स की तरह यूज किया जाता है, कि जिसकी नहीं सबसे नहीं बड़ी नहीं, मिसाल इमिग्रेशन एक्ट जो है 2021 का, जो कि प्रीति पटेल सामने लेकर आई, वो है। मैंने जैसे आपको पहले कहा ना कि जो एक नॉर्मल एक कंसेप्ट है लेबर पार्टी का, अभी मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ कि ये टोटल चेंज हो चुका है। बातें करना बहुत आसान है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो फैक्चुअल बेसिस है। जो आप तादादुशुमार की बात कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट स्केल के ऊपर है। हम देख रहे हैं कि बैम कम्युनिटीज के अंदर विद इन द पार्टीज क्या सलूक होता है, आपको पता है या शायद नहीं भी पता, लेकिन मुझे पता है। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट काउंसलर्स, सिटिंग काउंसलर्स, फ्रॉम लेबर कैंडिडेट्स, तो उनके साथ एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है। इस बड़े स्केल के ऊपर आपको कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर चीजें नजर नहीं आएंगी। लेकिन ये लेकिन मैं लेकिन आपको जो आप दावे के बात साथ कर रहे बता हैं, देखिए सकता हूँ। देखिए नहीं, 2010 से जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक 70,000 अमेंडमेंट्स की गई हैं। आप खुद जानते हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स के लिए हमारी जो पहले पार्टी है, स्टूडेंट्स के जो लिए मैं पहले जाती बहुत सारे तौर पे रास्ते थे। यहाँ पे पीएसडब्ल्यू वीजा था, यहाँ पे एचएसएमपी थी, जो कि लेबर पार्टी लेकर आई थी। आपकी जमात ने तो आके वो सब कुछ खत्म कर दिया है। असल में ये है कि हमारी पार्टी की आपकी पॉलिसी जमात ने पे तो यहाँ पे इमिग्रेंट्स के लिए एक जो सबसे बड़ी ब्रेग्जिट था उसको भी उन्होंने यूटिलाइज किया। यहाँ पे जो नॉर्दर्न आयरलैंड के हवाले से जो सारी सिनेरियो था उन्होंने उसको तब्दील किया। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपकी जमात की इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज रही है। अब हो सकता है कुछ डन किया हो। देखिए वो एक ब्रेक्सिट था, लोगों के अंदर वो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी लोगों ने 2021 का जो इमिग्रेशन एक्ट है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे काउंसलर कैसर अब्बास साहब? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लीव को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ रिमेन को सपोर्ट कर रहे थे, तो ये लोगों ने फैसला किया है ब्रेक्सिट का। लेकिन पॉलिसी तो आपने बनानी है ना सर, इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है, जिस तरह से इमिग्रेंट्स को आपने यहाँ पे बेम कम्युनिटी की सबसे ज्यादा अमवात हुई है। अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस के दिनों की, वहां पे सबसे ज्यादा, और ये एक और उसमें बात जो एलिमेंट जो था, बहुत सारे लोगों की जानिब से ये भी कहा जाता था कि इसमें रिस्पॉन्सिबल जो है वो जो मौजूदा हुकूमत है, कि जिनकी जानिब से हमेशा फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर जिन जो बेम वो डॉक्टर्स के जिनका ताल्लुक अकलियतों से है उनको लाया जाता था। इमरजेंसी में अगर कोई मौत के कुएं में जाए तो वो जाए। तो ये कैसी पार्टी है कि जो इस पर यकीन नहीं रखती कि वो इक्वालिटी होगी? बहरहाल गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी इसको कंटिन्यू करेंगे, इस गुफ्तगू को। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, काउंसिल कैसर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टेक अ ब्रेक एंड वी विल राइट बैक। नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम में, कि जिसका नाम है सिग्नेचर टॉक। मैं हूँ आपका मेज़बान राजा ज़ीशान और काउंसलर कैसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे गुफ्तगू के इस सिलसिले को जारी और सारी रखते हैं। जी कैसर अब्बास साहब, क्या कहना चाहेंगे? बात हम कर रहे थे कम्युनिटीज़ के किरदार के हवाले से, बेम कम्युनिटीज़ के किरदार के हवाले से, कि उसमें किस हद तक सपोर्टिंग एलिमेंट है आपकी जमात का।
देखिए, हमारी की जो पार्टी है ये किसी के भी खिलाफ नहीं है, और जितना मेरा ख्याल है आजकल ये बैब कम्युनिटीज को स्पेशली कंजर्वेटिव पार्टी सपोर्ट करती है, इतनी शायद ही कोई दूसरी पार्टी करती हो प्रैक्टिकली, बातों की हद तक नहीं है, प्रैक्टिकली। और दूसरा ये है कि अगर आप देखें कि हमारी पार्टी की जितनी भी पॉलिसीज हैं राजा साहब, वो इस मुल्क के हक में है, वो इंडिविजुअल ग्रुप्स को फायदा देने के लिए नहीं है या किसी के लिए नहीं है। हाँ, अगर किसी जगह पे इश्यूज हैं, लोगों को आजादी है उन चीजों को शेयर करने की, जैसे आपने पहले कहा था, हमारी अपनी पार्टी के अंदर से भी लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। यानी हमारी पार्टी का यही एक सबसे बड़ा सबूत है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये लोगों को सपोर्ट करती है, लोगों की आवाज को ये रिकग्नाइज करती है। जब भी कोई गलत चीज होती है या लोग समझते हैं कि ये सही नहीं है, तो बड़े वादा अंदाज में पार्टी के अंदर से भी उसके खिलाफ आवाज उठती है। हम दूसरी पार्टी की तरह कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं है, या एक सर्टन पॉलिसीज आपने लेनी होती है, लेकिन या आप प्रो बैम फ्रेंडली का नारा लगा के उन लोगों का इस्तेमाल नहीं करती हमारी पार्टी। एब्सोल्युटली राइट। लास्टली क्या पैगाम देना चाहेंगे इस्लाम चैनल उर्दू के तमाम नाज़रीन को, काउंसलर कैसर अब्बास साहब? जी, मैं सबसे पहले तो आपका इस्लाम टीवी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं किसी को दिखा रहा था कोई डायरी आपने, तो उसके ऊपर जैसे इस्लाम टीवी चैनल का आया तो हमारा जो लीडर है उसने कहा कि ये टीवी चैनल जहाँ पे लोकल हो, तो जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका पोस्टर शेयर करें, हम अपने जो पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट है तो वहां से इसको शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस्लाम टीवी चैनल की जो लोग उसको रिकग्नाइज आप कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारी एशियन कम्युनिटी के, बाकी वाइडर कम्युनिटीज के भी, क्योंकि वो समझते हैं कि हर जो फोरम है उसकी एक मौसर आवाज है जो इस्लाम फोरम है। तो मेरी नेक ख्वाहिशात आपकी टीम के, इस्लाम चैनल के व्यूज सबके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया काउंसलर कैसर अब्बास साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमारी भी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, आप कम्युनिटी को बहुत बेहतर अंदाज में सर्व कर रहे हैं और इस सिलसिले को इसी तरह से जारी और सारी रखें। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब, और इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं कि बरतानिया में नाइफ क्राइम का जिस तरह से इजाफा होता चला जा रहा है, और एक आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 15.6% ये इजाफा बढ़ा है अगर हम पिछले एक साल की बात करते हैं। और तमाम अगर ऑफेंसेस की बात करें, तमाम जुराइम की बात करें, तो उसमें चाकू के वार के हमले के जिनको नाइफ क्राइम कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, इनका जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है। अब इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, हमने देखा है कि इस हवाले से गवर्नमेंट ने कुछ मुख्तलिफ रूल्स जो हैं वो तो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जैसे नाइफ क्राइम प्रिवेंशन ऑर्डर जो हैं, जो कि मुख्तलिफ बोरोज़ में वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, कि जिसमें ऑफेंसिव वेपन्स एक्ट 2019, ये वो 2019 का वो एक एक्ट था कि जिसको बुनियाद बनाकर उन्होंने मुख्तलिफ जो नाइफ क्राइम प्रिवेंशन ऑर्डर्स हैं उनका इजरा किया, और जिसके तहत इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कम्युनिटी का क्या किरदार है, कम्युनिटीज़ को किस हद तक इसमें जो है वो साथ लेकर चलना चाहिए, किस हद तक इंडिविजुअल एक इनफरादी जिम्मेदारी जो है वो इस पर आयद होती है, कि क्या किस अंदाज के साथ इन मामलात को हम लोग लेकर चलें। क्योंकि एक बहुत अहम पहलू नाज़रीन ये भी है कि ये सिर्फ किसी एक जो कम्युनिटी की बात नहीं है, ये एक ऐसे नज़रिए की बात है कि जिसको डिस्करेज करना चाहिए कि अगर आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप इंसानियत को अहमियत नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, एक इंटेग्रिटी, एक ऑनर नहीं देते हैं, तो यकीनन इस हवाले से जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं उनमें बेचैनी भी होगी और एक बिगाड़ जो है वो मुआशरे में पैदा होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तमाम जो इन मसाइल का सामना करने के लिए हम सबका यकजा होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि जिस तरह से इजाफा हुआ है इन वारदातों में, और एक मेंटल हेल्थ की भी जो एक टर्म है कि मतलब मेंटल हेल्थ के भी जो मसाइल हैं उनमें भी इजाफा हुआ है पिछले खास कर अगर 2 साल की हम बात करते हैं कोविड के दिनों के बाद से, तो उसमें बहुत सारे लोगों में एक जो अच्छाई और बुराई की तमीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं मांद पड़ रही है। लोगों में फ्रस्ट्रेशन का जो एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो एक आम मुशाहिदा ये भी किया जा रहा है कि इस वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है वो नौजवान हैं, कि जिन्होंने यकीनन जो यंगस्टर्स की अगर हम बात करते हैं, मुख्तलिफ गैंग्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उनका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ कौमियतों के साथ होता है। तो ये जो एक हेट क्राइम का भी जो एक एलिमेंट है नाइफ क्राइम के साथ साथ ये भी बढ़ रहा है, और यही वजह है कि इसको ये बात की जाती है कि ये पैरेलल है। अब इस सिलसिले में स्पोर्ट्स का जो है वो एक बहुत अहम किरदार है, और मार्शल आर्ट्स एक ऐसी स्पोर्ट्स है कि जिसमें आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपको यकीनन कुछ ऐसी टेक्निक्स ज़रूर आनी चाहिए कि आप अपना दिफा जो है वो बेहतर अंदाज में कर सकें। अब ये किस तरह से होना चाहिए, क्या मार्शल आर्ट्स के जरिए से नाइफ क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता है या कि नहीं किया जा सकता है,
आज के इस खास प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से मेहमान। आप मार्शल आर्ट्स चैंपियन हैं, कम्युनिटीज़ को पिछले 30 साल से सर्व कर रहे हैं, BCA हैं और इसके अलावा इनको हॉल ऑफ फेम का अवार्ड जो है वो भी मिल चुका है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं जनाब कैसर खान को, जो कि चेयरमैन है लंदन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम कैसर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? आज तो प्रोग्राम में बैक टू बैक कैसर आ गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना नाम तब्दील करके कैसर रख देता हूँ, सारे कैसर हो जाते हैं। अच्छा कैसर, अच्छा आइडिया जी कैसर, कैसर मौजू की तरफ आते हैं कि जैसे कि यकीन आप इस फील्ड में बहुत तवील अरसे से सर्व कर रहे हैं, आपके मुशाहिदे में ये जो हमने हालिया जो स्टैट्स हैं, ये कैसर ये जो अदाद शुमार बहुत ख़तरनाक हैं कि जिसमें चाकू के थ्रू जो वारदात हैं जिसको नाइफ क्राइम कहा जाता है, इसमें काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो आपके मुशाहिदे में इस इजाफे की वजूहात क्या हैं और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? ओके, पहली बात तो ये कि नाइफ क्राइम्स और गैंग्स का ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि लास्ट जो स्टैटिस्टिक आए थे उसके मुताबिक इनकी तादाद में बहुत इजाफा हो गया। नाइफ क्राइम, गैंग्स और ड्रग्स रिलेटेड क्राइम्स जो हैं, और उसकी मोस्टली जो इसमें टीन एजर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि टीन एजर्स अब इसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। नंबर वन तो ये कि इतनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं है होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको पास करने को कुछ नहीं है, कोई पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं है करने को, तो ऑफकोर्स वो रोड पे जाएंगे, लोगों से चीज़ें छीनेंगे। और इसका इन चीज़ों का वैसे कनेक्शन जो ड्रग्स के साथ भी होता है, नाइफ क्राइम्स का, रॉबरी जो होते हैं, रॉबरी, गैंग्स, नाइफ क्राइम्स का, ड्रग्स रिलेटेड क्राइम्स ज़्यादा होते हैं। तो इसकी मेन वजह यह है कि टीन एजर जो है वो, फिर और भी फैक्टर्स होते हैं कि काफ़ी UK में सिंगल फैमिली सिस्टम है, सिंगल पेरेंट्स हैं, राइट। तो वो पेरेंट्स भी कोई तवज्जो नहीं देते कि बच्चा उनका कहाँ उठ रहा है, बैठ रहा है, क्या कर रहा है, किन लोगों से उसका यानी कि मिलना मिलाना है, दोस्ती किसके साथ है। तो ये भी ज़्यादा वजह ये भी है कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का उठना बैठना कैसी जगह पे है, किन लोगों से मिल रहा है, कौन से उसके दोस्त हैं, उनको मॉनिटर करना चाहिए बेसिकली। एब्सोल्युटली। अच्छा कैसर, एक आम जो मुशाहिदे की बात वो ये है कि जो जैसे कि आपने नौजवानों का भी जिक्र किया है कि उनमें एक फ़ुक़दान अवेयरनेस का भी है, तो आप समझते हैं कि इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं वहाँ पर मुख्तलिफ कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाने चाहिए कि उनको ये पता चले कि इसका किस हद तक नुकसान है, यानी एक मुआशरे में आप रहते हुए अगर बेहतर अंदाज में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, आपकी सोहबत अच्छी नहीं है, तो आप नहीं समझते कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ काउंसलिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी मुतहरिक होना चाहिए और मुख्तलिफ कोर्सेज जो हैं उनका इजरा किया जाना चाहिए? ये आपने अच्छा सवाल किया। मैंने तो काफ़ी दफ़ा उनको अपनी राय दी है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो काम है नौजवानों के साथ और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी मैं उनके साथ हो जी, उनके साथ मिल के मैं काम करता हूँ। जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, स्कूल में या पुलिस के साथ, उनके साथ मिल के मैं काम करता हूँ। सजेशन मैंने भी उनको यही दिया है कि जब आप कोई ऐसा उनका स्कूल में या कॉलेज में एक ऐसा होना चाहिए कि पुलिस को एंगेज किया जाए जो कि उनको इन्फॉर्म कर सके कि तुम्हारे नेगेटिव एक्शंस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उनके छोटे बच्चे होते हैं, आपको बताया, टीन एजर्स, और उनको नहीं पता होता कि 14 ईयर है, 15 या 16 ईयर के जो टीन एजर्स है उनको मालूम नहीं होता कि अगर वो कोई एक्शन करेंगे या रॉबरी करेंगे या स्टैबिंग करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं, वो कोई काम कर देते हैं, लेकिन बाद में अचानक ही फिर उनको 10 साल के लिए प्रिजन में चला गया, 20 ईयर्स के लिए प्रिजन में चला गया। तो मेरे ख्याल में मैंने भी उनको सजेशन ये दिया कि पुलिस को भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए टीन एजर्स के साथ। और आई थिंक जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको स्कूल में, कॉलेज में जाके लेक्चर देना चाहिए, आई थिंक इन द मॉर्निंग, कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स को तो नहीं पता होता कि टीन एजर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन स्कूल का भी काम है कि उनको जो है इन्फॉर्म करे। अगर बच्चे को कॉन्सिक्वेंस के नहीं पता, वो समझते ख्याल खेल तमाशा है, किसी को स्टैब कर देना, लेकिन वो तो बाद में फिर प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स के लिए भी हो जाती है और फ्यूचर भी बच्चे का सारा तबाह हो जाता है। आपको पता है इस कंट्री में एक दफ़ा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए तो यू कांट गेट एनी जॉब। एब्सोल्युटली, बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छा कैसर, आप चूँकि पिछले 3 दहाइयों से आप जो है इस फील्ड के साथ मुंसलिक हैं और मार्शल आर्ट्स के आपके मुख्तलिफ जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस भी हैं कि जहाँ पे आप ये सिखाते भी हैं, तो आपके मुशाहिदे में कैसर मार्शल आर्ट्स किस हद तक कारआमद साबित हो सकते हैं नाइफ क्राइम पर काबू पाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए?
देखिए जिशान, बात जो है ना, मार्शल आर्ट्स एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, राइट? इट्स नॉट ओनली मार्शल आर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट है इस पॉजिटिव एक्टिविटी। तो अगर बच्चा जो शाम को सड़कों पे घूमने के बजाय अगर एक पॉजिटिव एक्टिविटी में एंगेज हो जाता है, राइट, सो ज़ाहिर है वो फिर उसका फोकस और एम और गोल्स उसके चेंज हो जाते हैं। वो मे बी यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल दैन, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर सड़कों पे नहीं फिर रहा ना। जितना सड़कों पे फिर रहा है बंदा बगैर किसी मकसद के, तो वो ज़ाहिर क्राइम्स में ही होगा ना इन्वॉल्व। लेकिन अगर वो मार्शल आर्ट्स करता है, वो सेल्फ डिफेंस भी करेगा, फिर मार्शल आर्ट्स आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है। तो ऑफ कोर्स जितनी पॉजिटिव चीज़ें वो मार्शल आर्ट से गेन कर सकता है, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करके, क्योंकि एक फोकस आ जाएगा उसके सामने। मे बी ही वांट टू जी बिकम ब्रिटिश चैंपियन, मे बी ही वांट टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन। उसके सामने गोल एक आ जाएगा ना, पॉजिटिव एक्टिविटी आ जाएगी। जी एक जी सेल्फ डिफेंस तो है ही है, सेल्फ डिफेंस के अलावा उसकी हेल्थ भी हो जाएगी बेहतर। जी। तो आई थिंक मेरी एडवाइस तो स्पेशली अपनी कम्युनिटी को भी यही है, क्योंकि मुझे तो 30+ ईयर्स हो गए टीच करते हुए, लेकिन हमारी कम्युनिटी स्पेशली एशियंस की तो बहुत ही कम इन चीज़ों में, स्पोर्ट्स में कम है। मे बी अगर आप 100% से देखें तो 5% होगी। कैसा रिलीजियस सेक्टर्स का किस हद तक रोल है कि वो गाइड करें इस हवाले से तमाम कम्युनिटीज़ को यूनाइट करने के लिए? उसका भी ये है, ज़ाहिर जो हमारी अगर मॉस्क में जाते हैं बच्चे, फ्राइडे प्रेयर में जाते हैं, या जो भी चर्चेज में नमाज के जाते बाद, हैं या कि गुरुद्वारों में जाते हाँ हैं, हाँ जी मंदिरों जी में हाँ, जाते हैं? जी सारी सारी आई आई वेरी गुड, आपका ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मैं इसको भी रेज करूंगा, हमारी नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग्स होंगी ना, उनको इसकी इम्पोर्टेंस के मतलब बताना चाहिए। बेसिकली हेल्थ एंड फिटनेस की इम्पोर्टेंस के मतलब मॉस्क में, चर्च में, गुरुद्वारे में, जो भी कोई जगह, क्योंकि हम तो एक कम्युनिटी है, हमने सबको साथ लेके चलना है, राइट? सो इट्स वेरी गुड आइडिया। आई टोटली जी एग्री विद यू, जी आई टोटली एग्री विद जी। यू। अच्छा, इसमें क्या सर एक और जो बहुत बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि हमने देखा है कि मुख्तलिफ अभी तक कोर्सेज में इसको शामिल नहीं किया गया, तो आप समझते हैं कि इसको निसाब का हिस्सा भी बनाना चाहिए? निसाब के हिस्सा बना दें तो काफी अच्छा, जैसे कि अब जापान है या कोरिया है या चाइना, ये उस वहाँ निसाब पर का निसाब हिस्सा में है। शामिल हैं? जी 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 जी, जैसे चाइना में कंगफू हो गया या ताइक्वांडो या कराटे वगैरह। तो अगर यूके में भी अगर इसको निसाब में डाल दिया जाए तो आई थिंक बच्चे काफी उससे पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन तो आएगा ही आएगा, प्लस दे विल लर्न सेल्फ डिफेंस, हेल्थ भी अच्छी होगी। जी जैसे कि जी जी हम देखिए फुटबॉल का बहुत ज्यादा रुझान है यहाँ पे, तो वैसे भी है, लेकिन इफ दे पुट इट, अगर निसाब में डाल दिया जाए तो बहुत बहुत अच्छा ये कदम होगा। दैट विल वेरी गुड। और क्या सर, अगर हम बात करते हैं सारे सिनेरियो में कि जो मुख्तलिफ यहाँ पर हमने देखा है कि मज़ाहब के जो कि लोग मौजूद हैं, एक मल्टी कल्चर मुल्क में हम लोग रहते हैं कि यहाँ पर हर इंसान की अपनी एक सोच है, हर इंसान का अपना अपना सोचने का एक जाविया है। लेकिन पिछले 2 साल में कैसे हमने देखा है कि बहुत सारी तब्दीलियाँ ये आई हैं कि लोगों में के मिजाज में बहुत तब्दीली आई है। जैसे कि अब हम पहले बात कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत बड़े हैं, तो उस सारे तनाजुर में किस हद तक ज़रूरी है कि बाकायदा मुख्तलिफ वर्कशॉप्स का भी इनकाद किया जाए कि ठीक है, जैसे कि आप से एक दफ़ा मेरी बात हुई तो आपने ये बताया कि उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं कि जिसमें मोटिवेशनल भी मुख्तलिफ स्पीकिंग जो है उनका भी लेक्चर्स का एहतमाम किया गया। जैसे मुझे भी ज़ाती तौर पर जो एक तजर्बा हुआ कुछ बार के, जिसमें आपने मुझे बुलाया कि कि जो मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है वो इस हवाले से स्पीच दी जाए। तो ये सारे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि ठीक है, एक जो फिजिकल एक्टिविटी है वो तो है ही कि मार्शल आर्ट्स में, लेकिन जहनी तौर पर उनको मजबूत करने के लिए क्या क्या जो लवाजमात हैं उनको अपनाने की ज़रूरत है? देखिए फिजिकल साइड तो है ही है, लेकिन मोटिवेशनल के लिए ये है कि कोई बच्चे दे आर नॉट मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? सो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपका रोल जो हो सकता है कि उसको गाइड कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बताएं हेल्थ की, हेल्थ एंड फिटनेस की, सेल्फ डिफेंस की। और जो आपने पहले बात की है कि 2 साल जो कोविड का असर है, उसमें आपकी बात दुरुस्त है कि काफ़ी सारे हमारे टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स घर में बैठ के डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, राइट? डिप्रेशन में चले गए, काफ़ी दे पुट ऑन वेट एंड एवरीथिंग। सो बल्कि मैंने अभी तो मैंने स्टार्ट किया, ये जो भी समर हॉलीडेज आ रहे हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, लंदन स्कूल्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, हमने फ्री ट्रेनिंग सेशंस का उसमें स्टार्ट किया है कि जितने भी लोकल बारूस के पार्क हैं उसके अंदर हमारे इंस्ट्रक्टर्स जाएंगे एंड दे विल टीच देम फॉर फ्री ऑफ चार्ज। तो जो भी उसमें ज्वाइन करना चाहेगा किसी भी एरिया में, they can contact through you or contact us। तो अभी ये जो समर हॉलीडेज आ रही हैं उसमें हमने टीनेजर्स को एंगेज करने का प्रोग्राम किया है। आपका लंदन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स का फेसबुक पेज भी ना, आई बिलीव कि अगर आपसे लोग राब्ता करना चाहें, जो जिस तरह आपने बताया कि आप फ्री इनको ट्रेनिंग देते हैं, तो एक बहुत अच्छा है। इस सिलसिले में काउंसल्स जो हैं वो किस हद तक आपको सपोर्ट कर रही हैं? क्या सर?
कौंसल सपोर्ट करती है, लेकिन मेरा तो ज़्यादातर मैं इतना डिपेंड नहीं करता कौंसल के ऊपर। मैं अपने रिसोर्सेज से ही यानी कि सारे प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन कौंसल के साथ भी मिलके मैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें एंगेज होता हूँ, जो वो यूथ के लिए और ऑर्गेनाइज करती हैं, उनके साथ भी करता हूँ कोई प्रोजेक्ट्स, लाइक स्पेशली अगर कोई प्रोजेक्ट्स प्रिवेंशन ऑफ नाइफ क्राइम्स आ गया या गैंग्स या ड्रग्स के लिए, तो कौंसल के साथ मिलकर मैं काम करता हूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, और एक और इसमें पहलू ये भी देखने में आया कि कैसे हमने जो एक आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक एलिमेंट है कि जो इस सारे सिनेरियो में हमें जो बात सबसे ज़्यादा दिखाई देती है वो वालिदैन के किरदार का है, कि जिसमें वालिदैन का ये बहुत, जैसे आपने भी पहले मेंशन किया कि जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आपका चूँकि जो है वो डीलिंग जो है वो रोज़मर्रा की बेसिस पे है, डेली बेसिस पे आप जो है का राब्ता वालिदैन के साथ रहता है। अक्सर ये भी देखने में आया है कि कुछ वालिदैन जो हैं वो स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को ये कहते हैं कि वो सिर्फ स्टडी की तरफ ज़्यादा उनका रुझान रहे और जो कहीं पे जो स्पोर्ट्स है वो निगलेक्ट हो जाती है। तो इस सिलसिले में किस हद तक ज़रूरी है कैसर कि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखा जाए, और ये क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो ये कि देखें, जो प्रॉपर, इफ यू वांट प्रॉपर ग्रूमिंग ऑफ योर चाइल्ड, राइट जी, एजुकेशन तो एक पार्ट है ही है, ठीक है, एजुकेशन है, फिर हेल्थ है उसका, फिर उसकी आर्टिस्टिक साइड है, राइट, ओके। एजुकेशन सिर्फ एक कंपोनेंट है, ठीक है, लेकिन हेल्थ भी बड़ी लाजमी है। अगर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं तो आपकी एजुकेशन भी आप अच्छी तरह नहीं करते। हमारे लोगों में ये कि ज़्यादा एजुकेशन पे वो करते हैं कि बस स्टडी करता रहे घर में बैठ के, उससे ये होता है कि बच्चा स्टडी तो कर लेता है लेकिन फिर लाइफ में इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है जो और फिर आप ज़्यादातर देखते भी हैं कि कभी अगर ज़रूरत भी पड़ जाए तो जो मोस्टली जो क्राइम्स होते हैं, जो हमारे एशियंस को ज़्यादा टारगेट किया जाता है उसमें, क्योंकि वो उनको पता है कि अपना डिफेंस भी नहीं कर सकते, वो घर में बैठे रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने किड्स को जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें। जी जी, ऑफ कोर्स अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है, यू कैन डिफेंड योर फैमिली। एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है कि जो लाइफ में हम तवाज़ुन की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, वो बैलेंस कैसर खान साहब हमें हर जगह पे रखना पड़ता है। खाने पीने में भी बैलेंस, तवाज़ुन की ज़रूरत है हमें। ज़िंदगी का कोई भी आप पहलू ले लें, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ले लें कि वहाँ पर जब तक आप चीज़ों को एक मयार के मुताबिक नहीं लेकर चलेंगे और बिल्कुल मुतवाज़ी जिसको कहा जाए कि उस तरह से नहीं रखेंगे तो यकीन प्रॉब्लम्स जो हैं वो अल्टीमेटली पैदा होंगी। ये बताइएगा कि लास्टली हमारे तमाम नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कैसर खान साहब? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और दिन में टाइम निकाल के उनको बताएं, नॉट ओनली स्पोर्ट्स के मुतालिक बल्कि लाइफ के मुतालिक भी लाइफ लेसन भी दें कि उन्होंने सोसाइटी में कैसे रहना है। और यू मस्ट गिव टाइम टू योर किड्स, क्योंकि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ हमारी कम्युनिटी निगलेक्ट करती है किड्स को, वो सारा दिन काम पे रहते हैं, तो बच्चों को तो आई थिंक सैटरडे संडे को देखते हैं, वो उसकी वजह से वो क्राइम की तरफ जाते हैं। मतलब पेरेंट्स की ये बात आपने अहम बात की कि पेरेंट्स की भी तवज्जो जो है वो बहुत ज़रूरी है सारे सिनेरियो में देना चाहिए, और बच्चे के इंटरेस्ट अपना भी शो करना चाहिए। इंटरेस्ट अपना काफ़ी सारे हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट नहीं शो करते। वो बस वही चाहते हैं कि मेरा बेटा वही करे जो मैं चाहता हूँ। वो इंडिविजुअल होते हैं। जी जी, तो हर बच्चे के अपना शौक होता है कि अपने उसके गोल्स होते हैं लाइफ में करने के, तो अपनी जो आइडियाज है वो इम्पोज ना करें, बच्चे को फ्री छोड़ दें और उसको बस सच उसको राइट एक्सप्लेन कर दें। राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर खान साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन ज़िंदगी दरअसल ये 4 दिनों की है। इस 4 दिन की ज़िंदगी में आके यकीनन हम लोग प्लानिंग बहुत सारी करते हैं और ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि जो ज़िंदगी मौत जो है वो तो अल्लाह के हाथ में है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हम यहाँ पर आते हैं अपने आमाल से कभी भी कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे किसी दूसरे की दिल आज़ारी हो। जैसे अगर हम इस टॉपिक की भी बात करते हैं, जो नाइफ क्राइम में जिस तरह से इजाफा होता चला जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन ठीक है, ये बाकी जो तमाम मामलात हैं ये अपनी जगह पर हैं, लेकिन इनका एक सोल्यूशन भी है। अगर मुख्तलिफ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मदद ली जाए तो इन तमाम जो मसाइल पर अच्छे तरीके से काबू पाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान राजा ज़ीशान को इस खास प्रोग्राम के साथ, सिग्नेचर टॉक के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।